बीकेसी गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं अर्थशास्त्र से 100 से अधिक अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर पर हम लेते हैं, एक फर्म, एक उद्योग, एक वस्तु के मूल्य का अध्ययन क्षेत्र क्या है? व्यष्टि अर्थशास्त्र है। किसी फर्म का, उद्योग का, वस्तु के मूल्य का अध्ययन हम व्यष्टि अर्थशास्त्र में करते हैं। दूसरे नंबर पर लेते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करता है राष्ट्रीय आय का। समष्टि अर्थशास्त्र किसका अध्ययन करता है? राष्ट्रीय आय का अध्ययन करता है। तीसरा है, व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र है क्या है? कीमत सिद्धांत। व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र कीमत सिद्धांत है। चौथा लेते हैं, सीमांत विश्लेषण किस अर्थशास्त्र का यंत्र है? अब सीमांत विश्लेषण को हम किस में लेंगे? व्यष्टि अर्थशास्त्र में। पांचवा है, अवसर लागत है। अवसर लागत दूसरे सर्वश्रेष्ठ विकल्प का त्याग, अवसर लागत है। फिर छठवां नंबर है, समाजवाद में पाया जाता है क्या पाया जाता है? सामाजिक स्वामित्व। सामाजिक स्वामित्व पाया जाता है समाजवाद में। आगे सातवां है, एक उत्पादन संभावना वक्र खालिस्तान की सूची को बताता है। किस सूची को बताएगा? चुनावों की सूची को बताता है। आगे, अर्थव्यवस्था खालिस्तान इकाइयों उत्पादन का समूह होती है। उत्पादन इकाइयों का समूह होती है। 10वां है, उपयोगिता की माप संभव है। यहां पर माप लिख देंगे। उपयोगिता की माप संभव है। किससे है? गणनावाचक दृष्टिकोण एवं क्रमवाचक दृष्टिकोण से। उपयोगिता की माप गणनावाचक दृष्टिकोण एवं क्रमवाचक दृष्टिकोण से संभव है। 10वां है, वस्तु की प्रत्येक अगली इकाई के प्रयोग से सीमांत उपयोगिता क्या होती है? घटती है। सीमांत उपयोगिता घटती है। नेक्स्ट है, औसत उपयोगिता बराबर क्या होगा? कुल उपयोगिता बट्टे उपभोग की गई इकाइयां। याद रखेंगे यह सूत्र। औसत उपयोगिता हम कैसे निकालेंगे? कुल उपयोगिता बटे उपभोग की गई इकाइयां। आगे है, उपभोक्ता संतुलन। उपभोक्ता संतुलन को व्यक्त करता है क्या व्यक्त करता है? सम सीमांत उपयोगिता नियम। उपभोक्ता संतुलन को व्यक्त करता है सम सीमांत उपयोगिता नियम। नेक्स्ट है, मार्शल के अनुसार उपयोगिता को मुद्रा रूपी पैमाना से मापा जा सकता है। बिल्कुल सही है। उपयोगिता को हम किससे माप सकते हैं? मुद्रा रूपी पैमाने से माप सकते हैं। नेक्स्ट है, 14वां नंबर है, उत्पादक अपनी लागत को किस नियम के आधार पर न्यूनतम करता है? किस नियम के आधार पर? सम सीमांत उपयोगिता नियम के आधार पर उत्पादक अपनी लागत को न्यूनतम करता है। तटस्थता वक्रों का प्रयोग सर्वप्रथम 1881 में किसने किया था? ये किया था एजवर्थ द्वारा तटस्थता वक्रों का प्रयोग 1881 में किया गया था। फिर तटस्थता वक्रों पर उपभोक्ता को खालिस्तान संतुष्टि की प्राप्ति होती है। समान संतुष्टि की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट है, मांग के नियम का आधार है उपयोगिता ह्रास नियम। मांग के नियम का बेस आधार क्या है? उपयोगिता ह्रास नियम है। फिर है, पूरक वस्तु है। क्या है पूरक वस्तु? कार तथा पेट्रोल, पेन तथा स्याही, इस तरह के उदाहरण दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सी पूरक वस्तु है। तो इस तरह से हमको जवाब देना है। आगे है, मूल्य व मांग में खालिस्तान संबंध होता है। दोनों विपरीत होते हैं। मांग बढ़ती है तो मूल्य घटता है, मांग घटती है तो मूल्य बढ़ता है। आगे है, श्रम उत्पादन का खालिस्तान साधन व साध्य दोनों है। श्रम उत्पादन का साधन और साध्य दोनों है। आगे बढ़ते हैं, उत्पादन का अर्थ है क्या है? उत्पादन का अर्थ उपयोगिता एवं मूल्यों का सृजन। उत्पादन का अर्थ है उपयोगिता एवं मूल्यों का सृजन। नेक्स्ट है, उपभोग वह क्रिया है
जो खालिस्तान नष्ट करती है। उपभोग उपयोगिता को नष्ट करती है। उपभोग वह क्रिया है जो उपयोगिता को नष्ट करती है। नेक्स्ट है भूमि एक खालिस्तान साधन है, निष्क्रिय साधन है। भूमि एक निष्क्रिय साधन है। नेक्स्ट है उत्पादन फलन खालिस्तान निरपेक्ष होता है, कीमत के निरपेक्ष होता है। आगे है उत्पादन फलन कितने प्रकार के होते हैं। स्थिर अनुपात वाला उत्पादन फलन, परिवर्तनशील अनुपात वाला उत्पादन फलन। कुल 2 प्रकार का होता है उत्पादन फलन। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। परिवर्तनशील लागत का दूसरा नाम है प्रमुख लागत। परिवर्तनशील लागत हम किसे कहेंगे, प्रमुख लागत को। फिर स्थिर लागत तथा परिवर्तनशील लागत का योग खालिस्तान होता है, कुल लागत के बराबर होगा। जो स्थिर लागत है और परिवर्तनशील लागत है, दोनों का योग कुल लागत के बराबर होगा। मूल बिंदु से खींची गई कोई भी रेखा क्या कहलाती है, पैमाना कहलाएगी। कोई भी रेखा यदि हम खींचते हैं मूल बिंदु से तो हम उसे क्या बोलेंगे, पैमाना। फिर आगे है किस प्रकार की प्रतियोगिता काल्पनिक होती है। जो पूर्ण प्रतियोगिता होती है यह काल्पनिक होती है, वास्तविक जीवन में यह संभव नहीं है। मूल्य और पूर्ति में संबंध है, दोनों में प्रत्यक्ष संबंध है। मूल्य और पूर्ति दोनों में प्रत्यक्ष संबंध है। नेक्स्ट है जब मांग घटती है तो मांग वक्र खिसकता है दाईं ओर खिसकता है जब मांग घटती है। आगे है राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना की गई। कब की गई, सन 1949 में राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना की गई। फिर नेक्स्ट है सकल घरेलू उत्पाद मूल्य ह्रास। सकल घरेलू उत्पाद और मूल्य ह्रास का अंतर शुद्ध घरेलू उत्पाद के बराबर होता है। इसे हम ऐसे भी ले सकते हैं कि शुद्ध घरेलू उत्पाद बराबर सकल घरेलू उत्पाद ऋण मूल्य ह्रास। अगला है राष्ट्रीय आय देश के खालिस्तान की सूचक है, आर्थिक विकास की सूचक है। राष्ट्रीय आय बढ़ेगी तो देश का आर्थिक विकास बढ़ेगा। कृषि को खालिस्तान क्षेत्र में शामिल किया जाता है। कृषि है हमारा प्राथमिक क्षेत्र। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आय की गणना वर्ष में कितनी बार की जाती है। वर्ष में केवल एक ही बार राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। अगला है मुद्रा का प्राथमिक कार्य है। क्या कार्य है, मूल्य मापक। मुद्रा का प्राथमिक कार्य है मूल्य मापक। अब नेक्स्ट लेते हैं प्रशासकीय कीमत है। क्या है, कीमत सीमा और कीमत तल, इसे हम बोलेंगे प्रशासकीय कीमत। अगला है उत्पादकों के हित की रक्षा किस कीमत से होती है। किस कीमत से होती है, कीमत तल से उत्पादकों के हितों की रक्षा होती है। अगला है निम्न में से मध्यवर्ती वस्तु है लकड़ी। उदाहरण के रूप में प्रश्न में कुछ वस्तुनिष्ठ दिए जाएंगे, उसमें से यहाँ पर छाट कर बताया गया है कि लकड़ी। विक्रेताओं की संख्या बहुत कम होती है अल्पाधिकार में। अल्पाधिकार में विक्रेताओं की संख्या बहुत कम होती है। नेक्स्ट है पूर्ति की लोच की श्रेणियां होती हैं 5। पूर्ति की लोच की 5 श्रेणियां होती हैं। अब अगला नंबर लेते हैं पूर्ति और कीमत के बीच में संबंध होता है। क्या संबंध होता है, पूर्ति और कीमत के बीच में सीधा संबंध होता है। अभी हमने जाना है कि उन दोनों के बीच में सीधा संबंध होता है। साम्यावस्था, अगला देखिए, साम्यावस्था में एक फर्म प्राप्त करती है। क्या प्राप्त करेगी, अधिकतम लाभ प्राप्त करती है। एक फर्म साम्यावस्था में अधिकतम लाभ प्राप्त करती है। अगला है अंतिम इकाई को बेचने से कुल आगम से होने वाली वृद्धि को कहते हैं सीमांत आगम कहते हैं। अंतिम इकाई को हम बेच चुके और कुल आगम से होने वाली वृद्धि को हम कहेंगे सीमांत आगम। स्थिर लागत को कहते हैं पूरक लागत। स्थिर लागत को ही हम क्या कहते हैं, पूरक लागत। नेक्स्ट है अल्पकालिक उत्पादन फलन है।
स्थिर अनुपात वाला उत्पादन फलन को हम बोलेंगे अल्पकालिक उत्पादन फलन। अब अगला है पड़त एवं उत्पाद के भौतिक संबंध को क्या कहते हैं? उत्पादन फलन कहते हैं। पड़त एवं उत्पाद के भौतिक संबंध को हम उत्पादन फलन कहते हैं। आगे है उत्पादन फलन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं उत्पादन फलन। नेक्स्ट, सबसे कम मांग की लोच वाली वस्तु है नमक। इस तरह से विकल्प दे दिए जाएंगे, उसमें से हमें छांटना है। आगे है राष्ट्रीय आय का मापन किस विधि से किया जाता है? राष्ट्रीय आय हम किस विधि से करेंगे? उत्पादन विधि, आय विधि, व्यय विधि, इन सभी विधियों से हम राष्ट्रीय आय का मापन करते हैं। एक वर्ष में राष्ट्रीय आय को जनसंख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है प्रति व्यक्ति आय, कि जो भी वर्ष भर की राष्ट्रीय आय है उसमें हम कुल जनसंख्या का भाग दे देंगे तो हमें प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय प्राप्त हो जाएगी, कि प्रति व्यक्ति आय कितनी है, प्रति व्यक्ति आय प्राप्त हो जाएगी। उत्पादन करने वाले उद्यमों को बांटा गया है 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। उत्पादन करने वाले उद्यमियों को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। आगे हम लेते हैं समष्टि अर्थशास्त्र में ध्यान नहीं दिया जाता है जूट उद्योग पर। जूट उद्योग पर ध्यान नहीं दिया जाता है समष्टि अर्थशास्त्र में। आगे है पीगू में कल्याण को खालिस्तान भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। आगे चीनी उत्पादन अर्थव्यवस्था के कौन से क्षेत्र से सम्मिलित है? तो देखिए द्वितीयक क्षेत्र से चीनी का उत्पादन है, जहाँ मतलब उत्पादन अर्थव्यवस्था का द्वितीयक क्षेत्र से संबंधित है चीनी। फिर भारत में राष्ट्रीय आय गणना का कार्य कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी विभाग करता है। आगे है एक लेखा वर्ष की अवधि में देश की भौगोलिक सीमाओं के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवाओं के योग को हम कह देते हैं जीडीपी। नेक्स्ट है खालिस्तान आय देश के आर्थिक विकास का सूचक है। कौन सी आय है? राष्ट्रीय आय ही तो देश के आर्थिक विकास का सूचक है ना। राष्ट्रीय आय अधिक है तो देश का आर्थिक विकास तेजी से हो रहा है। आय एवं रोजगार खालिस्तान अर्थव्यवस्था की शाखा हैं। ये दोनों समष्टि अर्थशास्त्र की शाखा हैं। आय एवं रोजगार समष्टि अर्थशास्त्र की शाखा हैं। आगे व्यापार वक्रों का सिद्धांत खालिस्तान अर्थशास्त्र में आता है, यह भी समष्टि अर्थशास्त्र में आता है। फिर आता है राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना 1949 में हुई थी। राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना 1949 में हुई थी। अगला है भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन से क्षेत्र का राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान है? तृतीयक क्षेत्र में। तृतीयक क्षेत्र में राष्ट्रीय आय का सर्वाधिक योगदान है। अगला है अंतिम स्टॉक और प्रारंभिक स्टॉक में अंतर कहलाता है। स्टॉक में परिवर्तन। अंतिम और प्रारंभिक का अंतर कहलाएगा स्टॉक में परिवर्तन। फिर राष्ट्रीय आय में वृद्धि किस बात की सूचक है? आर्थिक प्रगति की सूचक है। राष्ट्रीय आय में जैसी ही वृद्धि होगी तो आर्थिक प्रगति की सूचक है। अगला है राष्ट्रीय आय की गणना वर्ष में कितने बार की जाती है? ये रिपीट हो गया है, 1 बार होती है राष्ट्रीय आय की गणना। एक वर्ष में कौन सी वस्तुओं व सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को कुल राष्ट्रीय उत्पाद में जोड़ा जाता है? अंतिम मौद्रिक मूल्य को जोड़ा जाता है। आगे है समष्टि अर्थशास्त्र का आधार कौन सी क्रिया है? योग। तो यहाँ पर आ जाएगा योग बनाने की क्रिया है। आगे है किसी उत्पादन क्रिया में कच्चे माल के रूप में प्रयोग होने वाली वस्तुओं को कहा जाता है? क्या कहेंगे कच्चे माल के रूप में प्रयोग होने वाली वस्तुओं को? मध्यवर्ती वस्तु कहा जाता है। आगे है समष्टि अर्थशास्त्र के प्रमुख कितने क्षेत्र हैं? कुल कितने क्षेत्र हैं समष्टि अर्थशास्त्र के? फर्म, सरकार, परिवार, विदेशी व्यय, ये सभी समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र हैं। आगे है कल्याणकारी अर्थशास्त्र के जनक कौन हैं? ये पीगू हैं। फिर राष्ट्रीय आय की गणना पद्धति में
निम्न घटक की गणना होती है। किसकी घटक होगी? मजदूरी की गणना होती है। राष्ट्रीय आय की गणना पद्धति में किस घटक की गणना होती है? मजदूरी की गणना होती है। राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना 1949 में हुई थी, हम पढ़ चुके हैं। एक वर्ष में राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर हमें क्या प्राप्त होती है? प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होती है। बहुत महत्वपूर्ण है। आगे देखिए, सकल घरेलू उत्पाद में से यदि हम मूल्य ह्रास को घटा देते हैं तो शुद्ध घरेलू उत्पाद हमें प्राप्त होता है। फिर है, फिशर ने राष्ट्रीय आय की परिभाषा के लिए पक्ष पर विशेष महत्व दिया है। कौन से पक्ष पर? उपभोग पर बहुत ज़्यादा महत्व दिया है। जहाँ प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वहाँ के लोगों का जीवन स्तर कैसा होता है? उच्च होता है। प्रति व्यक्ति आय यदि उच्च होगी तो जीवन स्तर भी उच्च होगा। किस अर्थशास्त्र के अनुसार मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है? हार्टले विदर्स अर्थशास्त्री के अनुसार मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। आगे, मुद्रा का कार्य है क्या है? विनिमय का माध्यम। मुद्रा का कार्य है विनिमय का माध्यम। आगे है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्या है? एक व्यापारिक बैंक है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एक व्यापारिक बैंक है। राष्ट्रीय बैंकिंग प्रणाली का अध्यक्ष संरक्षक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सारी बैंकों का बैंकिंग प्रणाली का संरक्षक किसे कहते हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। नरसिम्हन समिति का संबंध किसके साथ है? बैंकिंग सुधार के साथ नरसिम्हन समिति का संबंध है। मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? मूल्य का मापक। मुद्रा क्या है? मूल्य का मापक है। देश का केंद्रीय बैंक अभी पढ़ा हमने, रिजर्व बैंक या सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देश का केंद्रीय बैंक है। फिर कौन सी बैंक नोट निर्गमन का कार्य करती है? रिजर्व बैंक ही तो करती है ना नोट निर्गमन का कार्य। अगला है, कृषकों के लिए दीर्घकालीन ऋणों की व्यवस्था कौन सी बैंक करती है? भूमि विकास बैंक। ध्यान रखेंगे, कृषकों के लिए दीर्घकालिक ऋण की व्यवस्था भूमि विकास बैंक करती है। प्राचीन भारत में किन सिक्कों को दाम कहा जाता है? किन सिक्कों को कहेंगे? तांबे के सिक्कों को दाम कहा जाता था। फिर भारतीय रुपया है क्या है? अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा। भारतीय रुपया एक अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा है। आगे, 1 रुपए का नोट निर्गमन करता है। 1 रुपए का नोट रिजर्व बैंक निर्गमन नहीं करता। कौन करता है? भारत सरकार। आगे है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कब से कार्य करना प्रारंभ किया है? तो 1 अप्रैल 1935 से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कार्य करना प्रारंभ किया है। नेक्स्ट है, भारत का केंद्रीय बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फिर चेक किस प्रकार की मुद्रा है? कैसी मुद्रा है? ऐच्छिक मुद्रा है। चेक ऐच्छिक मुद्रा है। भारत में पहला व्यापारिक बैंक कब स्थापित हुआ था? 1894 में स्थापित हुआ था। चलिए नेक्स्ट लेते हैं, रिजर्व बैंक ने मुद्रा की पूर्ति की माप किस वर्ष में अपनाई? वर्ष 1977 में अपनाई। अगला है, व्यापार चक्र मुद्रा का कौन सा दोष है? आर्थिक दोष है। व्यापार क्या है? चक्र मुद्रा का आर्थिक दोष है। नेक्स्ट है, बैंक केवल ऋण जुटाने वाली संस्था ही नहीं है वरन ये द्रव्य के सृजनकर्ता भी हैं। किसने कहा था यह? प्रोफेसर शेषर ने कहा था कि बैंक केवल ऋण जुटाने वाली संस्था ही नहीं है वरन ये द्रव्य के सृजनकर्ता भी हैं। आगे है, कागजी मुद्रा निर्गमन का अधिकार किसे होता है? केंद्रीय बैंक को ही होता है जो कागजी मुद्रा छापती है 1 रुपए के अलावा। फिर नाबार्ड की स्थापना कब की गई? 1982 में की गई। 1 रुपए के सिक्के के अलावा सभी कार्य केंद्रीय बैंक के हैं। फिर यहाँ देखते हैं नाबार्ड की स्थापना कब की गई? 1982 में। फिर किस खाते में जमा राशि पर आर्थिक ब्याज दर प्राप्त होती है? कौन से खाते में? स्थिर जमा खाते में। फिर
रिजर्व बैंक किस प्रणाली के आधार पर नोट निर्गमन करता है? कौन सी प्रणाली है? न्यूनतम कोष प्रणाली के आधार पर नोट निर्गमन का कार्य रिजर्व बैंक करता है। बैंकिंग सुधार का संबंध किस समिति से है? नरसिम्हन समिति से है। बैंकिंग सुधार का संबंध नरसिम्हन समिति से है। चलिए आगे देखते हैं। ग्राहक सेवा समिति का संबंध किस समिति से है? तो सुधार गुइपेशिया समिति से है। आगे है, भारतीय रिजर्व बैंक का सेंट्रीकरण किस वर्ष किया गया? कब उसे सेंट्रीकरण किया गया? सन 1949 में। यह केंद्रीकरण कब किया गया? आगे, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारतीय रिजर्व बैंक है। मुद्रा संकुचन क्या है? चलन में मुद्रा का कम होना मुद्रा संकुचन कहलाता है। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? सन 1944 में हुई थी। तो बच्चों, यहाँ पर 100 से अधिक वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की तैयारी समाप्त होती है। आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।